बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तुलबा, आज की जो हमारी डिस्कशन है, आज का जो हमारा मौजू है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ है, इसे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्यों कहते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो सबसे पहले ये जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म की, इसमें ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये सिलसिले का हमारा चौथा लेक्चर है मैग्नेटिज्म के हवाले से। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में हमने ये देखा है कि मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डाइपोल मोमेंट इस तरह है कि वो इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो इस तरह का जो मटेरियल होगा, जो इस तरह का बिहेवियर शो करेगा जिसमें इक्वल और अपोजिट डाइपोल मोमेंट्स मौजूद हों जो एक दूसरे को कैंसिल करें, हालांकि परमानेंट डाइपोल है, फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल की तरह ही है, लेकिन अपोजिट हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो उस मटेरियल को एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या उस मटेरियल को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इस हवाले से कुछ बेसिक चीजें जो है वो हमने डिस्कस करनी। एंटोफेरोमैग्नेटिज्म कहाँ आकर करती है? व्हेन स्पिन मोमेंट्स ऑफ द नेबरिंग एटम आर ऑर्डर्ड इन एन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट एंड द एक्सचेंज इंटीग्रल इज नेगेटिव। एक्सचेंज की वजह से जो पोटेंशियल होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ऐसा क्रिस्टल जो इस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करेगा वो कुछ इस तरह का होगा, जैसे एक एटम है ये जिसकी स्पिन इस तरह की है जिसमें इलेक्ट्रॉन की दूसरे में अपोजिट है, तीसरा जो उसका है वो फिर उस कैटेगरी का ए आता है। तो बेसिकली जब ये दो तरह के एटम्स को हम इस तरह एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं सुपर एक्सचेंज ऑफ स्पिन एनर्जी। उस सुपर एक्सचेंज ऑफ स्पिन एनर्जी की वजह से जब वो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो स्पिन उनकी इन्वर्ट हो जाती है। इसकी एग्जांपल के तौर पे जो पहला मटेरियल ऑब्जर्व किया गया था वो था MnO, जिसमें O2 माइनस आयन जो है जिसके p ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो इन्फ्लुएंस करता है स्पिन को Mn2 प्लस आयन की, जिसकी वजह से MnO जो आपके पास बनता है वो बुनियादी तौर पे एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। उनमें से एक की स्पिन अप होती है Mn की तरफ से और ऑक्सीजन की तरफ से जो उसकी स्पिन लो होती है, और वाइस वर्सा। ठीक है, और इस तरह के दूसरे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऑक्साइड्स हैं आमतौर पे, जैसे FeO है आपके पास, MnF2 है हमारे पास, NiO है या कोबाल्ट ऑक्साइड है, ये सारे के सारे वो मटेरियल हैं जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। ठीक है, और इन सब में यही एक फिनोमेना है कि एक्सटर्नल फील्ड जब तक आप अप्लाई नहीं करते तो इनके पास इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो कोई मैग्नेटिज्म एग्जिबिट नहीं करते। लेकिन जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इनके अंदर एक स्मॉल मैग्नेटाइजेशन जो है वो अपेयर होती है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ठीक है, इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो फील्ड जो है वो इन्हांस होती है, और उसकी बुनियादी वजह क्या होगी उसके इन्हांस होने की, कि बेसिकली टेम्परेचर के इंक्रीज होने से स्पिन की रीओरिएंटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ज़्यादा होगी, स्पिन का एंगल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से इनिशियली कुछ फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन एक खास टेम्परेचर तक ऐसा होगा और टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये मटेरियल भी एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे काम करेगा, जैसे कि आम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काम करता है। उस सूरत में चाहे पैरेलल स्पिन है या ए की है या बी की है, वो सारे एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस सूरत में मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे काम करेगा। ये एक टिपिकल बिहेवियर है किसी भी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, सो द मैग्नेटाइजेशन बिकम, हम कहते हैं मैक्सिमम एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम Tn से शो करते हैं, Tn, और उसको कहते हैं नील टेम्परेचर। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने क्यूरी टेम्परेचर डिस्कस किया था, तो यहाँ पे जो है उसको हम नील टेम्परेचर कहते हैं और Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह तो हम कहते हैं अबव द नील टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज कंटिन्यूअसली विच इज इंडिकेटिव ऑफ द पैरामैग्नेटिक स्टेट। तो ये आपके पास तीन ग्राफ हैं
जिसमें पहला ग्राफ जो है टेम्परेचर और ससेप्टेबिलिटी का है पैरामैग्नेटिज्म के लिए, सेकंड ग्राफ जो है ये अगेन टेम्परेचर और ससेप्टेबिलिटी का है फेरोमैग्नेटिज्म के केस में। टेम्परेचर जब उससे कम होता है क्यूरी टेम्परेचर से, और टेम्परेचर जब क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। और आखिरी जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आपके पास केस है। तो पैरामैग्नेटिक के केस में जैसे जैसे आप देखते हैं टेम्परेचर बढ़ता है तो ससेप्टेबिलिटी कम होती है। फेरोमैग्नेटिज्म में दो केस हैं। एक केस है कि जब टेम्परेचर Tc से कम होता है तो कम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है, और जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो वो पैरामैग्नेटिक रीजन में चला जाता है। इसी तरह अगर आप एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जीरो के ऊपर ससेप्टेबिलिटी जो है वो आप देखें यहाँ पे है, और ये ससेप्टेबिलिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, और यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो बुनियादी तौर पे आपको फेज ट्रांजिशन को शो करता है फ्रॉम एंटी फेरोमैग्नेटिक फेज टू पैरामैग्नेटिक फेज। ये Tn के बाद जो है टेम्परेचर जब Tn से ज़्यादा होता है तो ये पैरामैग्नेटिक की कर्व है। ये देखें जैसे सिंपल पैरामैग्नेटिक की कर्व थी, तो ये बुनियादी तौर पे उसी की तरह की कर्व, अगर इसको आप कंटिन्यू करें तो ये नेगेटिव रीजन में एक्सटेंड की जा सकती है कर्व। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये स्मॉल सा एक कस्प है जहाँ पे आपको फेज ट्रांजिशन नज़र आती है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान है। ठीक है, सो अनलाइक फेरोमैग्नेटिक केस द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉट इनफाइनाइट फॉर T इज इक्वल टू Tn। उसका क्यूरी टेम्परेचर पे जाके हम कहते हैं ससेप्टेबिलिटी इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट हैज़ अ वीक कस्प। ठीक है, सो वीक कस्प कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स। The anti-ferromagnetic behavior can explained with the help of molecular field theory, ठीक है, which is initially developed by Neil। ठीक है, उसकी कुछ तफसील जो है हमने यहाँ पे डिस्कस भी की है। सो मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी के मुताबिक हमने सपोज किया कि हमारे पास दो सब लेटर्स हैं जिनको आपने इंटरपेनिट्रेट करवाया है। एक के जो एटम्स हैं वो A हैं, दूसरे के एटम्स जो हैं वो B हैं, और सुपर एक्सचेंज स्पिन एनर्जी की वजह से ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्पिन रखते हैं। इस फिनोमेना में हम इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे और इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि हम नेबरिंग एटम को देखेंगे या नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बाद इंटरेक्शन जो है वो बहुत वीक हो जाता है। सो बिसाइड द नियरेस्ट नेबर नेगेटिव AB इंटरेक्शन अपोजिट स्पिन की वजह से, देयर आल्सो एग्जिस्ट द नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर नेगेटिव AA। ठीक है, उसने अपने के साथ तो इंटरेक्ट करना ही करना है, तो जो नेक्स्ट उसके साथ की पैरेलल स्पिन वाला है उसके साथ भी वो नेगेटिवली इंटरेक्ट करेगा। तो दोनों के केस में जो इनकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए हम कहते हैं कि ये नेगेटिव इंटीग्रल जो है वो रखते हैं, विच इज क्वाइट वीक एज कम्पेयर टू द फार्मर। तो पहला A-B का इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, AA का इंटरेक्शन या B-B का इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू AB जो है वो रिलेटिवली वीक है। अब इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ के लिए हमने जो है वो इंटरेक्शन के लिए पैरामीटर डिफाइन किए हैं अल्फा और बीटा। सो हमने कहा इफ अल्फा बीटा रिप्रेजेंट इंटरेक्शन पैरामीटर, ये वेस्ट फील्ड थ्योरी है बुनियादी तौर पे। ठीक है, सो AB के लिए एक है और दूसरा BB के इंटरेक्शन के लिए पैरामीटर है। द इंटरनल फील्ड प्रेजेंट एट A एंड B साइड, उसको इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड है एट A। उसके दो केसेस जो है वो हमने लिए हैं, माइनस अल्फा MA, पहले A का A के साथ इंटरेक्शन, ये उसकी टर्म है, और ये A का B के साथ इंटरेक्शन, दोनों टर्म नेगेटिव हैं क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह ये B के जो ऊपर इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड होगी उसकी अगर आप बात करें, B के करस्पॉन्डिंग देखें आप, ये A के करस्पॉन्ड A को रेफरेंस रख के देखा था, अगर B को रेफरेंस रख के देखें तो ये होगा माइनस BMA, ये AB इंटरेक्शन। ठीक है, और ये माइनस अल्फा MB, ठीक है, ये BB इंटरेक्शन के लिए हो गया। जहाँ पे MA है और MB है आर द मैग्नेटाइजेशन करस्पॉन्डिंग टू दी साइट A एंड साइट B। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई, वो तो थी ना इंटरनल फील्ड आपस के इंटरेक्शन की वजह से जो है, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर जो ओवरऑल फील्ड होगी A पे और B पे, वो आप निकाल लेंगे एक्सटर्नल फील्ड माइनस जो उनकी अपनी ओरिजिनल फील्ड उन पे ऑलरेडी मौजूद है, इंटरनली जो मॉलिक्यूलर फील्ड मौजूद है। सो BA को आप लिख सकते हैं B माइनस दिस
ये पहली इक्वेशन से आपने लिया है, अल्फा एम ए माइनस बीटा एम बी, और बी जो बी पे है दैट इज एक्सटर्नल फील्ड बी माइनस बीटा एम ए माइनस अल्फा एम बी, ये वाली इक्वेशन एज इट इज, बी में से माइनस किया सिंपल। ठीक है, तो जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते तो ऊपर वाली इक्वेशन इंटरनल फील्ड को डिस्क्राइब करती है, ए और बी पे जो पॉसिबली बनती है फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी जो है, और जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपके पास ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं ये पॉसिबली बनती हैं। तो इनके केस में अगर टोटल मैग्नेटाइजेशन आप निकालना चाहते हैं तो एम ए और एम बी को जो दोनों स्पेसिमेन है उसमें आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम सपोज करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, वी कंसीडर द टेम्परेचर रीजन बिलो एंड अबव द नील टेम्परेचर, दो पॉसिबल जो रीजन जो है इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा पहला केस है जब टेम्परेचर जो है वो नील टेम्परेचर से ज्यादा है। अब जैसे कि शुरू में हमने ग्राफ में बताया था कि अगर टेम्परेचर नील टेम्परेचर से ज्यादा हो तो फिर मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता, बल्कि वो पैरामैग्नेटिक रीजन में चला जाता है। तो फिर उसकी जो मैग्नेटाइजेशन होगी वो आप उसी तरह निकालेंगे जिस तरह किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की हम निकालते थे। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन निकालने का ये फार्मूला है, मैंने प्रीवियस लेक्चर से कॉपी किया है, m = n म्यू स्क्वायर b/3kT। ठीक है, उसी रेफरेंस से मैग्नेटाइजेशन ऑफ A = n म्यू स्क्वायर ba/3kT। फार्मूला एज इट इज है, सिर्फ आपने सबस्क्रिप्ट A लगा दिया और B के लिए सबस्क्रिप्ट B लगा दिया। ये कांस्टेंट म्यू स्क्वायर जो आपने यूज किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, सो इट इज अज्यूम दैट कि A टाइप एटम्स आर आइडेंटिकल टू B टाइप एटम। ठीक है, एक तरह के जो एटम है वो दूसरी तरह के एटम के बिल्कुल बराबर हैं, तो Na और Nb को सिंपली n के बराबर लिख लेंगे तो इक्वेशन हमारी थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाती है। तो यहाँ इसलिए हमने Na या Nb नहीं लिखा क्योंकि Na और Nb को हम आइडेंटिकल अज्यूम कर रहे हैं। तो टोटल मैग्नेटाइजेशन M आपकी होगी Ma + Mb। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन के ये जो रिलेशनशिप हैं यहाँ से वैल्यू उठा के आप इधर पुट कर देंगे, n μ²/3kT Ba + Bb। अब Ba और Bb की वैल्यू प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने कैलकुलेट की है उसको पुट करें, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो इन दो इक्वेशन से आपने वैल्यू लेनी है और इस रिलेशनशिप में Ba और Bb की जगह पे पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास बनेगा n μ²/3kT 2b - अल्फा + बीटा × n। ठीक है, सो ये टोटल मैग्नेटाइजेशन का रिलेशनशिप आपके पास आ गया। अब इसमें लेफ्ट साइड पे भी M मौजूद है, राइट साइड पे भी M मौजूद है। तो जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने ससेप्टेबिलिटी को फाइंड आउट किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ससेप्टेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। M को पहले एक साइड पे ले जाएंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन है, सिर्फ टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट है। ससेप्टेबिलिटी का इस तरह से आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा, C/T + थीटा। वहां पे बनता था C/T - TC। ठीक है, सो C अगेन यहाँ पे वही कांस्टेंट है जिसे आप क्यूरी कांस्टेंट कहते थे। थीटा जो है इसे वेस्ट कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट क्यूरी थ्योरी है। ठीक है, तो थीटा जो है, अब यहाँ पे थीटा जो है वो एग्जैक्ट जो है वो आपका वेस्ट कांस्टेंट के बराबर, Tn के बराबर नहीं है, Tn नील टेम्परेचर के बराबर नहीं है, बल्कि वो कहता है कि थीटा और Tn के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो ये है, Tn/θ = बीटा - अल्फा और बीटा + अल्फा। यानी कि ये जो आपके स्ट्रेंथ कांस्टेंट्स थे ना अल्फा और बीटा, इन दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रेंथ कांस्टेंट्स पे डिपेंड करता है कि अल्फा बीटा का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उससे हमें पता चलेगा Tn और थीटा एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। ठीक है, सो टेम्परेचर और रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टेबिलिटी के अगर ग्राफ बनाएं इन तीन कैटेगरी में जो आपके पास मटेरियल हैं तो वो कुछ इस तरह के होंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आप देखेंगे कि उसकी मैग्नेटाइजेशन थीटा से शुरू होती है, वेस्ट कांस्टेंट से शुरू होती है। ससेप्टेबिलिटी का जो इनवर्स है वो 0 से शुरू नहीं होता। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल हैं वो इनिशियली मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, तो उनकी ससेप्टेबिलिटी इनिशियली 0 होती है। ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं, तो जैसे जैसे
आप जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनवर्स ऑफ जो आपकी ससेप्टेबिलिटी है वो बढ़ता है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है आपका उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर पे कम होती है, और उसका रेसिप्रोकल उसका उलट होगा। तो आपके पास ये 0 से शुरू होगा ग्राफ और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ से बुनियादी तौर पे मैग्नेटाइजेशन शुरू होगी। ये डॉटेड लाइन से इसलिए शो किया कि एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो ये माइनस थीटा से कुछ बाद जो है ये वैल्यू, जैसे यहाँ थीटा प्लस थीटा से कुछ बाद यहाँ से शुरू हुई है वैल्यू, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे माइनस थीटा से कुछ बाद जो है आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये Tn के बराबर भी नहीं है, तकरीबन इधर आती है। ठीक है, Tn के बराबर भी नहीं है, तो ये Tn के क्यों बराबर नहीं है, और वो आपको ये रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करके दे देगा। तो इस रिलेशनशिप को से कैसे पता चलता है, ये हमने इसका थोड़ा सा कुछ वैल्यूज को पुट करके कंपैरिजन भी किया है कि जो स्ट्रेंथ कांस्टेंट अल्फा और बीटा हैं ए बी और ए इंटरेक्शन के लिए, वो ये कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा को 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है, तो बीटा बाई बीटा जो है वो 1 हो जाएगा और Tn इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Tn जो है वो वेस्ट कांस्टेंट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 लिया जाए, 0 ना लिया जाए, पॉजिटिव लिया जाए, ग्रेटर देन 0 लिया जाए, ठीक है, तो उस सूरत में Tn की वैल्यू लेस देन थीटा होगी, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो थीटा को इधर आके आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए का मतलब Tn छोटा और थीटा बड़ा है, सो ऑन। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, और Tn और थीटा कहाँ बराबर हो सकते हैं और कहाँ बराबर नहीं हो सकते, एंड आल्सो इंक्रीज विद बीटा। तो जैसे जैसे आप बीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे Tn की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, और ये जो हमारी फाइंडिंग्स हैं ये इन एग्रीमेंट हैं विद द एक्सपेरिमेंटली फाउंड रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटली जो भी चीज़ें फाइंड आउट की गई हैं Tn और थीटा के लिए, वो एग्जैक्ट यही हैं जो कि हमने थ्योरेटिकली फाइंड आउट की। ये हमारा पहला केस था जब टेम्परेचर Tn से नील टेम्परेचर से ज्यादा था। ठीक है, अब रिवर्स सिचुएशन में चले जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रेंड था वो तो आपको नजर आता था जब टेम्परेचर नील टेम्परेचर से कम है। ठीक है, वहां सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जब टेम्परेचर नील टेम्परेचर से कम हो। जब टेम्परेचर नील टेम्परेचर से ज्यादा है तो चूंकि आप पैरामैग्नेटिक रीजन में चले गए हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी तरह की हैं जिस तरह के पैरामैग्नेटिक मटेरियल की होती हैं। ठीक है, सो जब टेम्परेचर नील टेम्परेचर से कम है, ठीक है, तो इस सूरत में क्या होता है, ईच ऑफ द टू सबलेटस ए एंड बी इज स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड अलोंग इट्स प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्योंकि दोनों मटेरियल बुनियादी तौर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो दोनों अपने अपने तौर पे स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हैं, तो नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो 0 है। ठीक है, अब एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका रिजल्ट आपको मैग्नेटाइजेशन की शक्ल में मिलेगा। उसके अंदर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों मिलेगा, एक्सटर्नल फील्ड से क्या होगा, वो एक्सटर्नल फील्ड किस तरह स्पिन की डायरेक्शन पे इम्पैक्ट डालेगी। तो उसके लिए जो इंटरेस्टिंग केस है, हम बुनियादी तौर पे दो डायरेक्शंस देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जो स्पिन की डायरेक्शन है, जो उसको आप प्रेफर्ड डायरेक्शन भी कह सकते हैं, स्पिन अप को या स्पिन डाउन को, किसी एक को भी अगर आप कंसिडर कर लें, तो एक्सटर्नल फील्ड आप उसके परपेंडिकुलर अप्लाई करें, और या दूसरा केस है आप एक्सटर्नल फील्ड स्पिन की डायरेक्शन के पैरेलल अप्लाई करें। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो ससेप्टेबिलिटी आएगी वो डिफरेंट होगी। हम दोनों को निकालेंगे और दोनों की जो एवरेज होगी वो हमारी नेट ससेप्टेबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, सो परपेंडिकुलर के केस में जो ससेप्टेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है उसको काई परपेंडिकुलर के साइन से शो करते हैं। काई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू C/2n। इस रिलेशनशिप को देखें तो C क्यूरी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, Tn नील टेम्परेचर है जो कि मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। सो ये शो करता है कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, यानी जब आप मैग्नेटिक फील्ड को स्पिन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अप्लाई कर देते हैं,
तो उस सूरत में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, कांस्टेंट ससेप्टेबिलिटी मिलती है अगेंस्ट द टेम्परेचर आपको, क्योंकि टेम्परेचर का इससे हवाले से आपको रिलेशनशिप में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। तो इसी को ग्राफिकली हमने ये शो भी किया है कि इनिशियली इस रीजन में भी, जिस रीजन में हम कह रहे थे कि टेम्परेचर के बढ़ने से ससेप्टेबिलिटी में बढ़ना है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अगर स्पिन परपेंडिकुलर हो तो फिर टेम्परेचर का इस ससेप्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं होता। तो दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है मटेरियल पे जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो रैंडमली डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं, तो दोनों तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो जब आप फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो दोनों ससेप्टेबिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं, परपेंडिकुलर के केस में भी और पैरेलल के केस में भी। दूसरा केस है आपके पास जब आप मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्पिन के पैरेलल अप्लाई करते हैं। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को स्पिन के पैरेलल अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के चूंकि ऑलरेडी पैरेलल है तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई जब टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा तो कोई नेट मैग्नेटाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अगर टेम्परेचर को 0 केल्विन रखेंगे आप, ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो पैरेलल ससेप्टेबिलिटी है वो होगी 0। हाँ, अब ऐसा क्यों है? दो वजह है। एक तो टेम्परेचर 0 है, कोई थर्मल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि इंटरनल फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि ये जो सब लेटेस्ट की स्पिन है उनको रीओरिएंट नहीं होने देती। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एक्साइटेशन होती है। थर्मल एक्साइटेशन अलाउ करती है स्पिन्स को एक्सटर्नल फील्ड के मुताबिक रीओरिएंट होने के लिए, ठीक है। तो इस सूरत में अप्लाइड फील्ड के साथ स्पिन का कुछ एंगल बन जाता है। जब स्पिन का कुछ एंगल बनेगा तो डाइपोल को कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से ससेप्टेबिलिटी जो पैरेलल के केस में है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब आप इन दोनों का एवरेज लें तो आपके पास ये नेट ससेप्टेबिलिटी आती है। ये वैल्यू इसलिए हम कहते हैं कि स्लाइटली इसकी वैल्यू जब टेम्परेचर नील टेम्परेचर से कम हो और आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। इसीलिए इसको एंटी कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक के केस में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते थे तो ससेप्टेबिलिटी कम होती थी। पैरामैग्नेटिक के केस में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते थे ससेप्टेबिलिटी कम होती थी। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में हम देख रहे हैं कि ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसकी वजह यह है कि जब जिन केसेस में स्पिन के परपेंडिकुलर है उस केस में तो ससेप्टेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो वेरिएशन आ रही है पैरेलल ससेप्टेबिलिटी के अंदर, जो कि 0 टेम्परेचर पे 0 है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पिन में जो डिस्टॉर्शन आएगी उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी मैग्नेटिक डाइपोल्स को, और वो कुछ एंगल बनाएंगे, कोई थीटा फाई फॉर एग्जांपल बना लेंगे एक्सटर्नल फील्ड के साथ, ठीक है। तो उनके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, ठीक है। उनके अंदर अगर टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा तो उसका रिजल्ट आपको अल्टीमेटली मैग्नेटाइजेशन की फॉर्म में मिलेगा, ससेप्टेबिलिटी की फॉर्म में मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि वो मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड को ससेप्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये देखें आप, ये ग्राफ 0 से शुरू हुआ है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और इस पॉइंट तक आता है जिसको आप नील टेम्परेचर कहते हैं, और इसके बाद मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिज्म स्टेट से पैरामैग्नेटिज्म स्टेट में चला जाता है और आगे इसका सारा जो रीजन है ये पैरामैग्नेटिज्म को एग्जिबिट करता है, ठीक है। और ये तमाम जो वेरिएशंस हैं ये आपको ग्राफ में नज़र भी आ रही हैं, ठीक। तो ये हमारी डिस्कशन है कुछ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।